अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। इमरान खान को रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से निकालने की साजिश से लेकर आज तक साजिशें ही साजिशें की जा रही हैं। कभी एक साजिश की जाती है, इमरान खान उसे नाकाम करते हैं, तो फिर दूसरी की जाती है, दूसरी नाकाम होती है तो तीसरी की जाती है। साजिशों का ये लामतनाही सिलसिला जारी है और ये यकीनन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस मुल्क से निकल नहीं जाती। सबसे पहले आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग का जो फैसला दिया है वो एक मुतासुबाना फैसला है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ पर कि वो फ़ौन फंडिंग लेते हैं, गैर मुल्कियों से फंडिंग लेते हैं, दुनिया भर के मुल्कों से फंडिंग लेते हैं। हालांकि ये बात रोज़े रोशन की तरह रोशन है कि ये बात आज से नहीं, जिस दिन से शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद रखी गई थी उस वक्त से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान साहब को फंड्स देते हैं और बाद में जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया और अपनी तंजीम बनाई तो सियासी तौर पे उनकी मदद करने के लिए भी लोग उनकी फंडिंग करने लगे। अब इस फैसले के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए, जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए हैं या जिन्होंने अपनी कंपनियां इस्तेमाल की हैं, उन्हें भी फ़ौन फंडिंग के ज़ुमरे में डालकर तहरीक इंसाफ पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। और सितम बलाए सितम ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को ये रेकमेंडेशन भी कर दी है जिसके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो लाइन बाद में डाली गई कि हुकूमत जो है इसको देखे और इसको फर्दर जो है वो पार्टी और उसके लीडर की नाअहली के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है रेफरेंस भेजा जा सकता है। देखिए, हकीकत जो है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली सियासी जमात है जिसने अपनी तमाम फंडिंग जो है वो बैंकिंग चैनल से की है। ये वो वाहिद तंजीम है जिसने अपने 40,000 से ज़ायद डोनर्स की लिस्ट प्रोवाइड की है इलेक्शन कमीशन को कि ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमें फंडिंग करते हैं। शौकत खानम के लिए जो लोग करते हैं वो अलहदा पैसा जाता है, जो पार्टी की सियासी तंजीम के लिए देते हैं वो पैसा अलहदा जाता है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी ने बकौल एतजाज़ एहसन जैसे नामवर वकील के एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि इमरान साहब ने तो एक एक पाई का हिसाब चुकता कर दिया है। अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI-FA के अकाउंट्स का जो मामला है वो एक साथ जो है इनके अकाउंट्स का फैसला होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए सिर्फ और सिर्फ PTI के अकाउंट्स पेश कर दिए हैं। हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह से पैसे जमा करती है, ये बात सबके इल्म में है कि वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। जो करप्शन का पैसा है उससे पार्टी चलाते हैं, वो कभी किसी आम आदमी से फंड नहीं लेते। यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जब इनके अकाउंट सामने आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उनकी तसल्ली यहाँ नहीं हुई। देखिए, ये फैसला बड़ा भोदा फैसला है। पाकिस्तान के चोटी के वकील ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन अकाउंट्स की बुनियाद पर, जिसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया गया है, इसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ना तो इमरान खान को नाअहल करार देगा और ना ही तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएगा। जब मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को इसका अंदाज़ा हो गया कि इसमें इन्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी तो फिर एक नई साजिश की गई। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने एक रेफरेंस इमरान साहब के खिलाफ बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। वो रेफरेंस क्या है? वो तोशा खाने का रेफरेंस है कि जी इमरान साहब ने कुछ घड़ियाँ, कुछ चीज़ें तोशा खाने से ख़रीदी, उन्हें बेच दी और फिर उनको अपने असासों में जाहिर नहीं किया।
حالانکہ ابھی نہ کوئی FIR کٹی ہے، نہ توشہ خانے پہ کوئی مقدمہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ نواز شریف کا توشہ خانے کا کیس برسہ برس سے چل رہا ہے، لیکن آج تک مسلم لیگ نون اپنا توشہ خانے میں خریدی ہوئی چیزوں کا حساب نہیں دے سکے، اس کی تفصیل نہیں دے سکے، اور یہ کبھی نہیں دے سکیں گے۔ لیکن عمران صاحب کے خلاف ایک ریفرنس باضابطہ طور پہ انہیں نااہل قرار دینے کے لیے 62F1 میں نااہل قرار دینے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، اور الیکشن کمیشن نے بھی حکومتی اتحاد کے دباؤ میں فوراً فیصلہ کر دیا اور 23 تاریخ کو عمران صاحب کو طلب کر لیا ہے۔ تو اس طرح کی سازشوں کا سلسلہ ختم ہونے میں آ نہیں رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت ہی باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی PTI کی جو قیادت ہے، اسے خریدنے کے لیے، ان کی وفاداریاں خریدنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور انہیں مختلف اقسام کے لالچ دیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ عمران صاحب کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے آئیں گے۔ یہ تیسری سازش ہے جو PTI کے خلاف اس وقت زور و شور سے جاری ہے، اور سب کے علم میں ہے کہ یہ ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، علاج کے نام پہ بھاگے ہوئے ہیں، جو 3 سال سے واپس نہیں آ رہے، جن کا نام نواز شریف ہے۔ وہ ان ساری سازشوں کا جو ہے سرخیل ہے۔ پھر اس میں الیکشن کمیشن شامل ہے، یہ امپورٹڈ حکومت شامل ہے، ادارے شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ شامل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب عمران خان کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ عمران خان ان سازشوں کا توڑ کیا کریں گے اور ان سازشوں کا جواب کیسے دیں گے۔ دیکھیے، ان سازشوں کا جواب دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے عوامی طاقت، اور عمران خان جو ہیں وہ عوامی طاقت پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ اس دوران ایک اور کاریگری بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومتی اتحاد جو کہ عمران خان سے بہت پریشان ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان کا اور عوام کا جو تعلق ہے اسے کیسے ختم کیا جائے، عوام کی جو حمایت عمران خان کو حاصل ہے اسے کیسے ختم کیا جائے، یہ حکومتی اتحاد کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے 125 یا 130 افراد نے ممبران قومی اسمبلی نے اپنے استعفے جمع کرا دیے تھے، جنہیں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے تسلیم ایکسیپٹ کر لیا تھا اور الیکشن کمیشن کو بھی بھجوا دیا تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جانے سے پہلے انہیں روک لیا راجہ اشرف صاحب نے، جو موجودہ اسپیکر ہیں، اور پھر ان استعفوں کو قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں تمام ارکان اسمبلی کو اپنے سامنے بلاؤں گا۔ اب نہایت چالاکی سے ایک سازش کرتے ہوئے آپ دیکھیے، انہوں نے صرف 11 استعفے قبول کر لیے، جس میں سے 2 استعفے جو ہیں وہ جو مخصوص سیٹیں ہیں ان کے ہیں، اور 9 امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑ کے اسمبلی جوائن کی تھی۔ تو اب انہوں نے 11 استعفے قبول کیے تو گویا 9 حلقوں میں الیکشن ہوگا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان حلقوں میں اگر الیکشن ہو جائے ضمنی تو ہو سکتا ہے 9 میں سے 3-4 سیٹیں ہم جیت لیں، اور PTI کی جو ہے 4 سیٹیں کم ہو جائیں۔ اسمبلی میں یہ وہ حکومت ہے جو 2 سیٹوں پر کھڑی ہوئی ہے، تو پھر ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک بڑی باریک کاریگری کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی ہوشیاری سے جو ہے عمران خان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح دھوکے سے، چالاکی سے، عوامی حمایت کی بنیاد پہ نہیں۔ انہوں نے جو یہ 9 حلقوں کے استعفے منظور کیے ہیں اور یہاں جو یہ انتخاب کرانے کو تیار ہو گئے ہیں، حالانکہ 17 جولائی کو انہیں پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جو عبرتناک شکست ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہمت نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ دیکھیے کیا کیا، یہ وہ 9 حلقے ہیں، انہوں نے ان کا بڑا زبردست تجزیہ کیا۔ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا حلقہ ہے کہ جہاں PTI کا امیدوار جیتا ہوا تھا، اسے 70,000 ووٹ ملے تھے۔ اب 70,000 ووٹ اسے ملے، اور جو مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا اسے 60,000 ووٹ ملے، تو گویا 10,000 سے PTI کا امیدوار جو ہے وہ جیتا ہوا ہے۔ لیکن اسی میں پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا تھا، پیپلز پارٹی کو 12,000 ووٹ مل گئے۔
इसी में फजलुर रहमान साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उन्हें 15,000 वोट मिल गए। अब इन सब के वोट मिलके जो है वो 80-85-90,000 वोट बन जाते हैं। तो ऐसे हलके इन्होंने चूज किए कि जहां पीटीआई की जो लीड थी वो बड़ी थोड़ी थी, कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000, लेकिन सारे मुखालफिन के जब आप वोट जमा कर ले तो वो पीटीआई के मजमूई वोटों से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। तो पिछले इलेक्शन में तो जाहिर है कि ये अलग-अलग इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इस दफ़ा ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़के ये समझ रहे हैं कि हम जो हैं जब इकट्ठे हो जाएंगे तो 60 के मुकाबले में हमारे 90,000 वोट हैं, तो हमने हर हाल में जीत ही लेना है। इस बुनियाद पर इन्होंने इन हलकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए नहायत होशियारी से। लेकिन इमरान खान तो फिर इमरान खान है, उन्होंने एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फैसला करके एक सियासी हलकों में धमाका कर दिया और जनाब पीडीएम की सफ़ों में जो है वो खलबली मच गई। और फैसला इमरान खान ने ये किया कि 9 के 9 हलकों में उन्होंने कहा कि मैं खुद उम्मीदवार हूँगा, मैं 9 हलकों से जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा। आपको याद दिला दूं कि 2018 के इंतखाबात में इमरान खान ने 5 जगह से इलेक्शन लड़ा था और इमरान खान जो है वो 5 जगह से इलेक्शन जीत गए थे। इस वक्त जब इमरान खान अपनी मकबूलियत के उरूज में हैं तो आम ख्याल ये किया जाता है कि 9 हलकों में जब इमरान खान खड़े होंगे तो उन्हें इलेक्शन हराना बहुत मुश्किल होगा। एक आध सीट शायद बमुश्किल कोई जीत सके। पूरी पीडीएम के अंदर और तमाम सियासी जमातों में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान के सामने कैंडिडेट बने, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो फारिग हैं, वो इमरान खान को चैलेंज करें, इमरान खान से इलेक्शन लड़ें। आफ्ताब शेरपाव जो है वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसफंदियार वली जो है वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और बहुत सारे इनके लीडर हैं, उनको चाहिए कि इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़े। लेकिन ये इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ने की जुर्रत नहीं करेंगे। अगर ये इलेक्शन साफ शफाफ पीसफुल हो गया तो इमरान खान कम से कम 8 जगह से जो है इलेक्शन जीत जाएंगे। इमरान खान इंतहाई मजबूत कैंडिडेट होंगे, उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा और इनकी इस साजिश का जवाब, इससे बेहतर जवाब कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए 1970 में जो इलेक्शन हुआ था, तारीख का एक वाक़या आपको याद दिला दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं उन्होंने 6 जगह से इलेक्शन लड़ा था और वो मुफ्ती महमूद साहब से इलेक्शन हार गए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद गिरामी थे, अपने वक्त की बहुत मकबूल शख्सियत थे, तो उन्होंने भुट्टो जैसी मकबूल शख्सियत को हराया। वरना भुट्टो साहब जो है वो 5 हलकों से इलेक्शन जीत गए थे। भुट्टो साहब ने लाहौर, मुल्तान, ठट्टा, हैदराबाद, लाड़काना से इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से जीत गए थे। तो इस एतबार से इमरान खान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और यकीनन पीडीएम जो है इस चीज़ से भाग जाएगी। आप देखिएगा, ये मेरा अंदाज़ा है कि यकीनन ये इंतखाबी कवानीन में ऐसी तब्दीलियों की कोशिश करेंगे कि कोई उम्मीदवार 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन बहर सूरत इमरान खान के बारे में मेरी यही राय है कि वो इनकी हर साजिश को नाकाम बना देंगे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।